नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आई इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी देखा था। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बंगाल पे जो प्रभुत्व है, बंगाल पे जो नियंत्रण है, वो मजबूत हुआ। पर्टिकुलर बंगाल की बात हो रही है। और बंगाल की जो उस समय का, उस जमाने का सबसे समृद्ध और संपन्न राज्यों में से एक था, उस बंगाल की बात हो रही है। और फिर मैंने बताया था कि इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या थी। अंग्रेजों ने ये चाहा कि बंगाल के रिसोर्सेज से, बंगाल के सोने और चांदी से, बंगाल के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, उस ट्रेड से, उस व्यापार से जो बेनिफिट होगा, उस बेनिफिट का या उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल ये लोग अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम्स को खड़ा करने में करेंगे। अपने अलग अलग जो सेक्टर्स है उसको स्ट्रांग करने में वो लगाएंगे। ये उनकी स्ट्रेटेजी रही है कि बंगाल पे पहले पॉलिटिकली जो है कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाए। और इससे पहले हमने एक चीज और भी बताया था कि पहले इन लोगों का जो मोटिवेशंस था वो पॉलिटिकल नहीं था। पॉलिटिकल शिफ्टिंग हुआ है 1757 के नियर अराउंड में, जब मुगलों की सत्ता कमजोर हुई है, केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ है, क्षेत्रीय राज्यों का जन्म हुआ है, क्षेत्रीय शासकों का जन्म हुआ है। तो उसके बाद इनका जो मोटिव है वो क्या है कि इकोनॉमिकल से, फाइनेंशियल से पॉलिटिकल की तरफ शिफ्ट हुआ। और 1757 का जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ। और बैटल ऑफ प्लासी में हमने क्या देखा कि बंगाल को जीत लिया गया। अब जब बंगाल को जीत लिया गया, तो बंगाल को जीतने के बाद हमने इसका सीक्वेंस भी बताया था कि मीर जाफर को उन्होंने क्या किया, कि मीर जाफर को उन्होंने बंगाल का नया नवाब बनाया। और फिर मैंने ये भी बताया था कि मीर जाफर जो था वो क्या था, एक पपेट किंग था। पपेट किंग था। और पपेट किंग का क्या मतलब है, एक कठपुतली शासक था। कठपुतली शासक था ये। और कठपुतली किसके हाथों का था ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों का ये कठपुतली शासक था। ठीक है। अब क्यों कहा जा रहा है ये, क्योंकि जो बैटल ऑफ प्लासी में जो भी फाइनेंशियल नुकसान हुए, रेवेन्यू का जो नुकसान हुआ, राजस्व का जो नुकसान हुआ, रेवेन्यू लॉस जितने भी हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसकी भरपाई इन्होंने किससे की, मीर जाफर से की। मीर जाफर से कई प्रकार का जो स्पेशल ग्रांट या स्पेशल जो गिफ्ट है और ग्रांट, स्पेशल गिफ्ट और ग्रांट लेने में इन्हें सफलता हासिल हुई। और फिर मतलब कुल मिला जुला करके आप ये कह सकते हैं कि बंगाल के जो राजस्व का काफी तगड़ा नुकसान हुआ। मीर जाफर को शासक तो बना दिया, लेकिन प्लासी के युद्ध में जितने भी नुकसान हुए, आर्थिक रूप से जितना भी नुकसान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ, उसकी भरपाई किसने की, मीर जाफर ने की। फिर उसके बाद दक्षिण 24 परगना की जो जमींदारी है रॉबर्ट क्लाइव ने अपने नाम करवा लिया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव कमांडर इन चीफ था, मद्रास का कमिश्नर भी था, जिसने बैटल ऑफ प्लासी प्लासी में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया था और कमांडर इन चीफ था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि मीर जाफर का जो शासनकाल है वो 3 साल रहा यहाँ पे। दैट मीन्स कि 1757 से लेकर के और 1760 तक। और इन 3 सालों के दरमियान में क्या है कि उसने तमाम जितना निचोड़ना होता है, जितना शोषण करना होता है बंगाल का और इस शासक का, उसने किया। अब जब उन्हें ये लगने लगा कि मीर जाफर हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसने इसे रिप्लेस किया और इसकी जगह किसको बनाया, मीर कासिम को। मीर कासिम को बनाया। ठीक है। और मीर कासिम जो शासनकाल है वो 1760 से 1764 तक। अब आपको ध्यान देना ये है कि जो ये जो मुर्शिद कुली खां है, मुर्शिद कुली खां, जिसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी 1707 में, और यहां से लेकर के और मीर जाफर तक, जिसका शासन काल रहा है 1760 तक, 1707 टू अप टू 1760, जितने भी शासक हैं, जितने भी एम्पायर्स आए, जितने भी नवाब आए बंगाल में, उसमें सर्वाधिक योग्य और कुशल शासक माना जाता है मीर कासिम को। कम उम्र का शासक था, इसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे प्रयोग किए, कई सारे सुधार किए, ताकि बंगाल को अंग्रेजों के चंगुल में जाने से बचाया जा सके।
और उसमें कई सारे प्रयोग थे। जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया कि अपने डिफेंस को, अपने जो सैन्य क्षमता है को मजबूत किया। फिर उसके बाद सैन्य को प्रशिक्षित करवाया यूरोपियन कोच से, यूरोपियन ट्रेनर से, मतलब यूरोप से स्पेशल ट्रेनर को बुलाया था। उसने अपने डिफेंस सिस्टम्स को उसने क्या किया, ट्रेंड करवाया। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि जो भी तमाम जो कूटनीतिक, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक जो डिसीजन लिए जाते थे, कूटनीतिक और जो डिसीजन लिए जाते थे नवाब के द्वारा, वो लीक हो जाया करता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से उन्होंने मुंगेर शिफ्ट किया। अब आप देखिए कि जब आप राजधानी के ट्रांसफर की बात करेंगे, तो सबसे पहला राजधानी जो नवाबों का है, वो ढाका में था। फिर वहां से राजधानी ट्रांसफर होकर के मुर्शिदाबाद बना, और मुर्शिदाबाद से फिर कहाँ पे बना, मुंगेर। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ, अंग्रेजों ने कि राजधानी को ट्रांसफर किया। राजधानी को राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। ठीक है, पहला चीज इसने ये किया। दूसरा चीज इन्होंने क्या कि एक आर्म्स फैक्ट्री की स्थापना की। एक आर्म्स फैक्ट्री की स्थापना की, और ये जो आर्म्स फैक्ट्री थी, हिंदुस्तान की पहली आर्म्स फैक्ट्री थी। ठीक है ना, ये भारत की पहली आर्म्स फैक्ट्री मानी जाती है, जिसकी कि मुंगेर में स्थापना की गई। ठीक है ना, आज भी ये एग्जिस्टेंस में है। मुंगेर में जो आर्म्स की फैक्ट्री है वो आज भी एग्जिस्टेंस में। फिर मैंने एक बताया कि यूरोपियन ट्रेनर्स को बुलाया और उसके द्वारा जो प्रशिक्षित करवाया। ये सारे फैक्ट्स हैं। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि 1760 टू 1764 जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उससे पहले मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में जो है, मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए, 3। कितने युद्ध लड़े गए, 3। और ये तीनों ही युद्ध में मीर कासिम जो है पराजित हुआ। वो मुंगेर से पटना भागा, पटना से फिर अवध गया। ठीक है ना, और अवध में इन्होंने क्या किया कि जो 3 शासक है, उत्तर भारत के जो 3 प्रमुख शासक है, उसका उसने एक ग्रुप खड़ा किया। और फिर लास्ट में क्या हम लोग देखते हैं कि 1764 ईस्वी में जो है बैटल ऑफ क्या हुआ, बक्सर हुआ। द बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। अच्छा, एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे 1757 की हम लोग बात करें कि द बैटल ऑफ प्लासी का जो एग्जैक्ट कारण है, वो ब्लैक होल ट्रेजेडी माना जाता है, कि ब्लैक होल जो काल कोठरी कांड है उसको कारण माना जाता है। इन द सेम वे बैटल ऑफ बक्सर की यदि हम लोग बात करें, तो जो दस्तक है, जो फ्री पास है, या जो स्पेशल परमिट है, स्पेशल परमिशन है फॉर ट्रेड पर्पसेस, और मतलब दैट मीन्स कि व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जो फ्री पास या दस्तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था, उसका वो लोग भरपूर दुरुपयोग करते थे। ये पहले ही वीडियो में मैंने बताया है। और उस पे उसने क्या किया, दस्तक को खत्म कर दिया। अब दस्तक को जब खत्म किया, तो एक सीन क्या बन गया बंगाल के अंदर, कि जितनी भी कंपनियां थी जो व्यापार कर रही थी, उसके लिए क्या हो गया, इक्वल प्लेइंग फील्ड हो गया। इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। जो मान लीजिए एक झुकाव है, जो एक मान लीजिए उनकी जो अ, उनको जो वेटेज मिला हुआ था बंगाल में, उस वेटेज को खत्म कर दिया गया। अब ये ब्रिटिशर्स के लिए या अंग्रेजी व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। और उसी के अगेंस्ट में उसने क्या किया कि द बैटल ऑफ बक्सर किया। अब मीर कासिम ने क्या किया कि 3 प्रमुख शासकों के, मतलब नॉर्थ इंडिया जो पॉलिटिकल का, राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है 5000 10,000 सालों से इतिहास में, उन उत्तर भारत के 3 शासकों को ग्रुप इकट्ठा किया। और फिर यहाँ पे एक बैटल ऑफ बक्सर हुई। और ये किस किस के बीच में हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑल the important rulers of नॉर्थ इंडिया। दैट मीन्स कि क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जितनी भी 3 प्रमुख शासक है उत्तर भारत के, उन सब के बीच में हुआ। अब ये 3 प्रमुख शासक कौन कौन थे, पहला तो था बंगाल का नवाब
बंगाल का नवाब मीर कासिम, मीर कासिम। दूसरा कौन था? अवध का नवाब, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और तीसरा था मुगल का नवाब शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड या द्वितीय। ये तीनों की तिकड़ी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? डिफीट कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया। ठीक है। इसमें इसका सेनापति था हेक्टर मुंडो। सेनापति कौन था इसका? हेक्टर मुंडो। जैसे उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लासिक युद्ध का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इन द सेम टाइप जो बैटल ऑफ बक्सर में जो सेनापति था वो था हेक्टर मुंडो। अब इसका देखिए कि अब जब हम प्लासी के युद्ध, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को हम लोग कंपेयर करें, बक्सर के युद्ध की यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये एक कूटनीतिक जीत थी। ये क्या थी? एक कूटनीतिक जीत थी। और जबकि ये क्या है? पूर्णतया एक सैन्य जीत थी। अपने सैन्य क्षमता के बदौलत, अपने सैन्य संगठन के बदौलत, अपने सैन्य कूटनीति के बदौलत उसने क्या किया? इसको जीता। लेकिन इसमें क्या था? कॉन्स्पिरेसी था, षड्यंत्र था। कई सारे लोगों का एक ग्रुप था जिसको मिला करके उसने सिराजुद्दौला को डिफीट किया था। ठीक है ना? अब दूसरा चीज क्या है कि प्लासी के युद्ध के बाद सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हुआ था। बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि उत्तर भारत के संपूर्ण हिस्से पे, संपूर्ण उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है। अब क्या है कि इसका मतलब क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता तक सीमित थे। और यहाँ पे क्या हो गया कि ये बंगाल से लेकर के, या दैट मीन्स कि कलकत्ता से लेकर के बंगाल से दिल्ली तक, दिल्ली तक जो था उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। उत्तर भारत की जितने जो प्लेन लैंड्स है, जिसको राजनीति का, धर्म का, संस्कृति का, सभ्यता का और तमाम चीजों का केंद्र बिंदु माना जाता है, जहां से दो दो धर्म की स्थापना हुई है, उस पे आसानी से उन्होंने क्या किया? जीत लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि बक्सर के युद्ध के और एक परिणाम है कि इसमें क्या था कि एक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुई थी। ठीक है ना? आर्थिक रूप से भी एक हद तक सफलता हासिल हुई थी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता इनको मिली है। और इन पे सफलता क्या मिली कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी थी, रेवेन्यू सिस्टम था, वो इनके कंट्रोल में चला गया। और रेवेन्यू से जितनी भी आमदनी होती थी, राजस्व से जो भी आमदनी होता था या राजस्व का जो स्रोत है, पे अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर वहां से उन्होंने क्या किया कि उसी राजस्व से उन्होंने क्या किया? एक मजबूत डिफेंस सिस्टम को खड़ा किया और तमाम जो अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियां हैं उस पे उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो आप उसके परिणाम में ये भी लिख सकते हैं कि दो संधियां हुई और परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। द्वैध शासन प्रणाली, जिसको कहा जाता है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की स्थापना हुई। ठीक है। और इसके जो फादर थे वो लियो कार्टेस थे। लियो कार्टेस जो था वो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम्स का फाउंडर फादर था, जिसने पहली बार इस व्यवस्था को जन्म दिया था, इजाद दिया था, इजाद किया था, या उसके बारे में
ऐसी मतलब उसने कल्पनाएँ की थी और इस टाइप के सिस्टम्स जो है ये जो सिस्टम है, इसके दिमाग की उपज है, इसीलिए इसको फाउंडर फादर ऑफ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम्स कहा जाता है। अब ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम्स था क्या? कि एक तरफ बंगाल के जो नवाब थे, वो शासन कर रहे थे। दैट मीन्स कि जो शक्ति का जो विभाजन है, वो 2 हिस्से में हो गया। एक तरफ नवाब थे और दूसरी तरफ क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। अब ये नवाब जो था, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करता था? मेन पावर सप्लाई करता था। मेन पावर और प्रशासनिक जो ज़िम्मेदारियाँ हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास में क्या था कि जितने भी फाइनेंशियल पावर थे, वो आ गए थे। दैट मीन्स कि दीवानी की हमने बात की। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग अगले सेगमेंट में करेंगे और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और अभी हमने सीक्वेंस वाइज़ किया है। पहला हमने पोर्तुगीज़ के बारे में किया है, डच के बारे में किया है, अंग्रेज़ों के डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने किया है कि कैसे उन्होंने अलग-अलग फोर्ट का निर्माण किया, कैसे अलग-अलग जो कैपिटल है उस पे कब्ज़ा किया और यहाँ तक हम लोग आए हैं बैटल ऑफ बक्सर तक। अब हम लोग एक टॉपिक करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और फिर उसके बाद जो है यहाँ से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम्स को एक बार फिर से करते हुए हम लोग आगे इनके शासन की बात करेंगे और इनके शासनकाल की हम लोग बात करेंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।